गुड मॉर्निंग साथियों। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पूरा सिलेबस के बारे में हमें किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, उसी में से हम लोगों ने साथ में चर्चा किए थे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आज हम लोग आए हैं रीजनिंग के एक चैप्टर को लेके जिसका नाम है सदृश्यता, एनालॉजी। पहले तो ये समझेंगे कि सदृश्यता होता क्या है, क्योंकि रीजनिंग में मोस्टली ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को देख के पता ही नहीं चलता ये किस चैप्टर से पूछा गया है, बस बनाते जाते हैं, मारते जाते हैं। सबके मान लीजिए रीजनिंग का कोई एक क्वेश्चन हमसे नहीं बना, फिर तो हम रिलेट कर पाएंगे ना कि ये क्वेश्चंस उस चैप्टर का है, और फिर हम उस चैप्टर पे जाएंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, सीखेंगे, ताकि जो हमारे आने वाले एग्जाम है या फिर जो हम सेट मारे अगला, उस सेट में हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई एक क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसी के लिए हर एक चैप्टर को एक बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। और चलिए आज हम देखते हैं सदृश्यता जो एनालॉजी है, इससे इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले रीजनिंग में एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल मतलब जैसे सदृश्यता को ही ले लें तो ये वर्बल क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं, यदि इसी चैप्टर का नॉन वर्बल क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा। तो मोस्टली आप ये समझ लीजिए जिस क्वेश्चंस में लेटर का यूज़ किया जाता है, लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है ना, भाषा के तौर पे लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये भाषिक होती है और वर्बल होती है। और जैसे आपको इसी में दे दिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चंस कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक डबल लाइन है, यहाँ पे एक ट्रिपल लाइन है, तो और बतलाइए कि यहाँ पे आपका चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा। ये हमारा नॉन वर्बल है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जब जो रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा, या कोई भी चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा है, तो जो चौथा होगा वो चार भुजाओं वाली होगी, तो चार भुजा का एक चतुर्भुज आंसर होगा। और ये नॉन वर्बल पार्ट में आता है। कितने भी जो चित्र के अनुसार दिया गया चीज़ रहता है वो सारा क्वेश्चंस नॉन वर्बल में आता है। आज हम लोग देखेंगे वर्बल में सदृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चंस हमेशा जनरल नॉलेज की तरह आता है। इस चैप्टर में है तो रीजनिंग का चैप्टर, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से बहुत सारे देश विदेश के, सांसद के, विज्ञान के, गणित के, खेल के, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आपको औजार से मिलेंगे, आवाज़ के मिलेंगे, बच्चों के किसी किसी जानवर, सारे जानवर के बच्चे का क्या नाम होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज इस चैप्टर के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। मतलब ये जो सचिन तेंदुलकर है, ये सचिन तेंदुलकर क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, और हमें रिलेट करना है ये जो सानिया मिर्जा है यह किससे संबंधित हो जाएगी, मतलब सानिया मिर्जा क्या खेलती है। तो ये हो गए जनरल की क्वेश्चंस, क्योंकि सानिया मिर्जा किस खेल से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चंस जीके में भी बार बार आता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, बजरंग पुनिया किस चीज़ से संबंधित है। तो आज देखेंगे इसका आंसर। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो सानिया मिर्जा क्या करती है। क्या सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, क्या सानिया मिर्जा शिक्षा देती है, या फिर शतरंज खेलती है, या बॉक्सिंग करती है। तो इसका सही उत्तर है जो हमारी सानिया मिर्जा है वो क्या करती है, टेनिस खेलती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे गाय के लिए बछड़ा शब्द का यूज़ किया गया है, उसी ही बकरी के लिए, वैसे ही बकरी के लिए कौन सा शब्द का यूज़ किया जाएगा। जैसे गाय के बच्चा को बछड़ा कहा जाता है, उसी तरह बकरी के बच्चे को क्या बोला जाएगा। क्या बकरी के बच्चा को मेमना कहेंगे, या पिल्ला कहेंगे, बछड़ा कहेंगे, या फिर छौना कहेंगे। तो दोस्तों जो बकरी का बच्चा होता है उसे मेमना कहा जाता है, और जो कुत्ते का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पिल्ला कहा जाता है। जो हमारा गाय का बच्चा होता है उसे हम लोग बछड़ा कहते हैं, और छौना किसे कहते हैं। तो जो हिरन का बच्चा होता है उस हिरन के बच्चे को हम लोग छैना या छौना कहा जाता है। तो ये छौना किसका बच्चा हो जाएगा, हिरन का बच्चा। ये गाय के बच्चा को भी बछड़ा कहते हैं, और कुत्ता के बच्चा को क्या कहते हैं, पिल्ला कहा जाता है। और मेमना किसे कहा जाता है, बकरी के बच्चा को मेमना कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो बकरी के बच्चा को क्या हो जाएगा, मेमना। अच्छा, आपसे पूछा जाए खरगोश के बच्चा को क्या कहा जाता है। जो खरगोश हमारा रैबिट होता है उसके बच्चा को क्या कहा जाता है, उसके बच्चा को बनी कहा जाता है। बनी मतलब खरगोश, खरगोश के बच्चा को खरगोश कहा जाता है, जिसे बनी कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए मुर्गी के बच्चा को क्या कहा जाता है। जो छोटा छोटा बच्चा रहता है मुर्गी का, जो अंडा से निकल के जस्ट बाहर ही आता है, उसे चूजा कहा जाता है। तो मुर्गी के बच्चा को क्या कहा जाता है,
उस मुर्गी के बच्चे के चूजा कहा जाता है। सिमिलरली जैसे शेर चीता हो गया या फिर भालू हो गया, तो शेर चीता या भालू के बच्चा को शवक कहा जाता है। शवक, जिसे कब कहा जाता है, ये शेर चीता के बच्चा को कब कहा जाता है, जिसे शवक कहा जाता है। तो इस तरह करके बहुत सारे जानवरों के बच्चे के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बकरी के बच्चा को मेमना कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है क्रिया प्रतिक्रिया, तो उकसाना को क्या, सिमिलरली ऊपर जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है उसी तरह उकसाने के लिए क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जो क्रिया होती है उसके लिए कोई प्रतिक्रिया आती है, मतलब क्रिया के बदले में जो आती है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। उसी तरह उकसाने के बाद क्या हो जाएगा, जब हम किसी को उकसाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर तो लड़ाई छिड़ जाएगा ना, मामला बिगड़ जाता है। तो उसी तरह उकसाने के लिए क्या हो जाएगी वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे अनुक्रिया हो जाएगी। उकसाना मतलब उद्दीपन करवाना किसी को, तो उसके लिए जो आंसर हो जाएगा हमारा अनुक्रिया हो जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि नहीं होगा, प्रतिपुष्टि नहीं होगा, स्वागत तो हम करेंगे नहीं जब किसी को उकसाएंगे तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा अनुक्रिया। जब किसी को उकसाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगी। आगे देखिए, दयालु परोपकारी, जैसे दयालु रिलेट करता है परोपकारी से, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो विलापी का होगा। पहले तो दयालु और परोपकारी में रिलेशन समझिए, क्या ये एक दूसरे का अपोजिट है या फिर क्या ये दूसरे के सिमिलरली है। तो पहले चेक करेंगे, जो दयालु होता है वो परोपकारी भी होता है। दयालु का मतलब क्या है, दूसरे पे दया करने वाला। परोपकारी का मतलब हो जाएगा दूसरे पे उपकार करने वाला, जो दूसरों के लिए उपकार का काम करता है उसे परोपकार कहा जाता है। तो परोपकारी, दयालु और परोपकारी ये दोनों लगभग बराबर है। एक दूसरे पे दया करना या फिर दूसरे पे उपकार करना, दोनों बात बराबरी होती है, तो दयालु और परोपकारी बराबर है। उसी तरह विलापी, विलाप कौन करता है, विलाप कब करता है, विलाप क्यों करता है। तो विलाप एक दुख व्यक्त करने का प्रतिक्रिया, दुख व्यक्त करने का एक क्रिया होती है। जैसे कि क्रोध, गुस्सा में तो कोई विलाप करेगा नहीं, गुस्सा में तो आग बबूला होगा, डांटेगा, तो क्या हो जाएगा दूसरा है सत्य, सत्य तो बोलेगा नहीं, विलाप करता हुआ इंसान सत्य नहीं बोलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्योंकि खुश भी नहीं रहेगा। सत्य, खुश, क्रोध ये सब नहीं होगा। जिस तरह दयालु और परोपकारी एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, सिमिलरली विलापी का क्या हो जाएगा, दुखी इंसान हमेशा विलाप करता है। या तो वो विलापी इंसान होता है जो विलाप करते रहता है, या वो दुखी इंसान होता है। तो चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। जैसे अखरोट है, ऐसा भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि जो अखरोट है वो शैल से संबंधित है, तो जो केला है वो किस चीज़ से संबंधित होगी। मतलब जो अखरोट है वो शैल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो बाहरी आवरण होता है, शैल कहते हैं। तो जो हमारा अखरोट होता है, अखरोट जो फ्रूट्स होता है जिसके अंदर में जो फल होता है वो माइंड के जैसा होता है, उसमें दिमाग के जैसा संरचनाएं होती हैं। ऐसा तभी तो ऐसा लगता है कि अखरोट खाने से बुद्धियाँ बढ़ती है। तो ये जो अखरोट होती है वो शैल जैसा आवरण का बना होता है, उसके बाहरी भाग को शैल कहते हैं जो बहुत ठोस रहता है। तो उसी तरह केला के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, केला के बाहर में क्या ठोस रहती है नारियल के जैसा या अखरोट के जैसा, नहीं, उसके बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं। क्योंकि अखरोट यदि अंदर से पका हुआ रहता तो केला के लिए पका हुआ मार सकते थे, केला हरा होता है, पर अखरोट का रंग तो नहीं पूछ रहा है ना। यदि अखरोट में भूरा डाल देता तो हम केला में हरा डाल देते। सिमिलरली फल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अखरोट भी ड्राई फ्रूट्स है, यदि अखरोट को ड्राई फ्रूट्स दे देता तो केला के लिए हम फ्रूट्स मार देते। लेकिन अखरोट के शैल की चर्चा कर रहा है कि जो अखरोट है उसकी आवरण, तो जो केला है उसका छिलका, जो नारियल है उसका भी आवरण। तो ऐसे कर करके हम लोग रिलेट करेंगे तो केला के लिए आंसर हो जाएगा छिलका। हमारा प्रयास कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। क्या आपको समझ में आती है या नहीं आती है, या फिर आपको कैसे और बतलाया जाए कि आपको बेहतर रहेगा। तो इसी तरह करके जितने भी एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप के होते हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को। पहले एक भाग में आपको दिखाएगा कि बताओ ये हुआ इसके साथ, तो अब आगे बताओ वो होगा किसके साथ। तो ऐसे ही रिलेशन करने वाली जितनी भी क्वेश्चंस होती है जिसे एनालिसिस कहा जाता है, इसका एक अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जीके टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जो चार मीनार है वो भारत में है, तो बतलाइए पिरामिड कहाँ पे है। क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि चार मीनार है कहाँ पे। तो जब पता है कि चार मीनार है हैदराबाद में है, जो हैदराबाद कहाँ है, भारत में स्थित है, तो जो चार मीनार भारत में है तो पिरामिड किस देश में हो जाएगा,
तो पिरामिड हो जाएगा मिस्र देश में। ये ना कनाडा में है, ना इंग्लैंड में है, ना वेटिकन में है। तो पिरामिड कहाँ पे है? पिरामिड मिस्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। तो कम से कम जनरल नॉलेज की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए, तब जाके सदस्यता के क्वेश्चंस को बना पाते हैं हम लोग इजी से। अब देखिए यहाँ पे जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। ऊष्मा, कैलोरी, ध्वनि, क्या ऊष्मा जो है उसको कैलोरी में मापा जाता है। जितनी भी हीट होती है ना, जो हीट जनरेट होती है किसी भी चीज़ से, उस हीट को कैलोरी में मापा जाता है। 10 कैलोरी, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी। तो उसी टाइप का जो ध्वनि है, उस ध्वनि को किस चीज़ में मापेंगे? ध्वनि का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किस यूनिट में हम लोग ध्वनि को मेजरमेंट करते हैं? तो ध्वनि हो जाएगा, जैसे ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। पहला ये डायरेक्शन दे देता है, पहला पार्ट हमेशा ये डायरेक्शन दे देगा कि दूसरों को किस रूप में सोचना है। ठीक है, तो ऊष्मा जो है वो कैलोरी के में मेजरमेंट किया जाता है। सिमिलरली ध्वनि किस चीज़ में मेजरमेंट किया जाएगा? तो ध्वनि के लिए वाट में नहीं किया जाएगा, क्योंकि वाट में क्या किया जाता है? शक्ति का जो यूनिट होती है वो वाट होती है, तो ये शक्ति का हो जाता है। ये जो जूल होती है ना, ये ऊष्मा के लिए ही होता है, ये एनर्जी के लिए ही होती है। तो ये जो जूल होती है वो उसका हो जाएगा। ये जो डेसिबल होती है ना, ध्वनि को इसी में मेजरमेंट किया जाता है। तो जो ध्वनि होती है उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर डेसिबल। जिस तरह ऊष्मा के लिए कैलोरी होती है, उसी तरह ध्वनि के लिए हमारा क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। क्योंकि जो न्यूटन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। कितना बल लगा ना, उसके लिए मेजरमेंट करने की यूनिट्स को न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि उनका खोज न्यूटन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, क्योंकि ध्वनि है वो डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, भारत। तो टेक्सास कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र कहाँ स्थित है? भारत में। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई में है। तो जब महाराष्ट्र भारत में स्थित है, तो फिर टेक्सास कहाँ स्थित हो जाएगा? ठीक है, तो जो भारत है वो महाराष्ट्र भारत में है, तो टेक्सास जो है वो यूएसए में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो यूएसए की एक राज्य है, वो यूएसए में स्थित है टेक्सास, जिस तरह महाराष्ट्र भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगला क्वेश्चंस ये भी आ जाएंगे आपको, जो कि वर्बल में ही आते हैं। इसमें भी आपको पहला पार्ट दिखाया गया है। जो AZB है वो CYD को रिप्रेजेंट करता है। तो जो EXF है ये आगे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किस रूल को फॉलो किया, किस रास्ता को फॉलो किया, किस रास्ता से ये गया है। क्या सोचेंगे हम अगला के बारे में, वो पहले यहाँ सोचवा देना है। तो देखिए A और B, मतलब A के बाद B आना है, बीच में लास्ट वाली Z आ गई है। यहाँ पर देखिए C और D आ गई है। चलिए सीरीज पे तो बैठ गया, AB है, C से D है, और यहाँ पे E से देखिए F आ गया। तो अगला क्या होगा? ABCDEF, तो हो जाएगा G और H। बीच वाला का अभी तक पता नहीं है हमें, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट पता है GH। बीच वाला का पता करने से पहले रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले ऑप्शन में देखिए कि क्या इस ऑप्शन में इस टाइप के 2 क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 ऑप्शन है या एक ऑप्शन है। तो जब ऑप्शन से देखेंगे तो जैसे फर्स्ट में G है, लास्ट में H है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में G है, लास्ट में H है। और कोई है क्या जिसके फर्स्ट में G लास्ट में H है? नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। यानी हमारा क्लियरली ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जिसके बीच में W है। अब जैसे यहाँ पर रहता GH, एक और ऑप्शन रहता E नंबर ऑप्शन रहता GH, और बीच में यदि P रहता। अब हमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, क्योंकि जो हमें पता है फर्स्ट में G है, H लास्ट में है, तो बीच में पता नहीं है। यहाँ पर देखिए बीच में W है, बीच में P है। तो अब हम Z के बाद उल्टा चलते, ZYXW। अब यहाँ पे W आता और तब जाके हम ये वाला आंसर करते टिक। लेकिन जो हमारा पहला प्रोसेस से जो हमारा आंसर निकला, जिसके फर्स्ट एंड लास्ट का पोजीशन पता चला कि G और H है वहाँ पे, और वही यदि ऑप्शन में मिल गया तो हम डायरेक्ट इसको मार देंगे। क्लियर आंसर क्यों निकाले, जब ऑप्शन से हमें आंसर झलक ही रहा है। तो यदि ऑप्शन में ये ना रहता तो क्या करते, यहाँ पे GH वाला मारते, और GH वाला केवल एक में है, इसलिए ये ऑप्शन हम लोग क्या करते, कलर कर देते। उसी तरह करके अगला क्वेश्चन से जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 42, 20, 64 वाट, मतलब जो 42 है, इस 42 को क्या करके 20 लाए हैं, किस रास्ते से गया है, क्या सोचा है कि 20 आ गया है। अब हमें उसी रास्ते से जाना है और 64 को लाना है। आप वीडियो को पॉज करके 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या जो 20 का 42 का 20 कर दिया है, क्या हम 64 को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, तो अब देख लेते हैं 42 जो है ना, ये 42, पहले इसके बारे में सोचेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ये 7 × 6 का मल्टीपल 42 होता है, 6 सते 42, लेकिन 6 7 को जोड़ेंगे तो क्या 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 रहता तो इस रूल पे जाते, फिर इसको मिटाएंगे, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे कि और कोई कौन सा रास्ता है। 21 दूना भी 42 होता है, लेकिन 21 और 2 21 को क्या करेंगे, 21 में से 2 माइनस कर देंगे तो 19 आ जाता है, 20 नहीं आता है। तो जब 2-3 तरीका अपनाएंगे तो आपको जल्दीबाजी में समझ में आएगा। जो 42 है ना, इस 42 को क्या करेंगे, 42 का आधा कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, और इस 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब इसके आधा में से 1 घटा दिए तो 20 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 64 है इसका आधा कितना होता है, 32 होता है, और जब 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। क्या हमारे ऑप्शन में 31 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 31 है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में 2-3 टैप से सोचा जाता है, आखिर किस थिंकिंग पे ये आगे बढ़ा है। तो जब पता चला कि 42 का आधा 21, उसमें से 1 घटा देंगे 20, तो फिर हम आगे उसी चीज़ को फॉलो करके देखेंगे आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 64 का आधा 32, और 32 में से 1 माइनस कर दिए तो 31 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम खटाक से इस खटाक से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी एकदम थॉट्स बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे उष्मा, ऊर्जा, उष्मा और सूर्य, मतलब सूर्य से उष्मा निकलती है, सूर्य से उष्मा जनरेट होती है ना। उसी तरह अब जो नीचे ऑप्शन है ना, इसमें देखेंगे दूसरा में से पहला वाला निकलना चाहिए, क्योंकि सूर्य में से उष्मा निकलती है। तो आगे देखिए, क्या छत में से घर निकलता है, नहीं निकलता है। घर का एक पार्ट होता है छत, तो छत में से घर नहीं निकलता है, लेकिन सूर्य में से उष्मा निकलता है, तो निकलने वाला ही कोई चीज़ होगा। देखिए, आर्द्रता में से वातावरण निकलता है, नहीं निकलता है। वातावरण की आर्द्रता होती है, पर आर्द्रता में से वातावरण निकल के नहीं आता है। अब देखिए ये है, क्या फल में से विटामिन निकलता है, क्या फल विटामिन को जनरेट करता है, क्योंकि हमारा बॉडी है, जब हम फल खाते हैं तो अंदर में विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। और चौथा है कि गाड़ी में से सवारी निकलता है, क्या गाड़ी सवारी को जनरेट करता है। आप बोलेंगे हाँ, गाड़ी में से भी सवारी निकलता है, लेकिन क्या खाली गाड़ी को हम ले जाएंगे और गाड़ी को रोक दिए तो उसमें से सवारी निकलेगा, नहीं ना। गाड़ी में से सवारी नहीं निकलता है, गाड़ी में सवारी को भरते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे तो गाड़ी में से सवारी निकलेगा। तो इसीलिए गाड़ी में से सवारी नहीं निकलेगा, आर्द्रता में से वातावरण नहीं निकलेगा, छत में से घर नहीं निकलेगा। लेकिन फल है वो हमेशा विटामिन को क्या करती है, फ्लो करती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे सूर्य उष्मा को जनरेट करेगी, उसी तरह फल है वो विटामिन्स को निकालता है, विटामिन को उत्सर्जित करता है। तो हमारी थिंकिंग के अनुसार ही ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत इजी भी होते हैं। इफ़ आपको एक बार में यदि वो रास्ता पता चल गया है कि किस थिंकिंग बेस्ड पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी आप यदि नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये आपके साइको पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं इसके बारे में, कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं किसी को किसी चीज़ से। तो ऐसे करके हम लोग सदृश्यता के क्वेश्चंस को देखे हैं। हमारा प्रयास कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा कि आपको समझ में आती है या नहीं आती है, या फिर आपको कैसे और बतलाया जाए कि आपको बेहतर रहेगा। आप अपनी सारी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका मैसेज का इंतज़ार हमें बेसब्री से हमेशा रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।